निम्नलिखित चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से असत्य कथन है अमती बेगू चित्तौड़गढ़ में बनास बेड़च व मैनाल नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं, ये गलत है। बाकी बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ियाँ राजमंद से होता है। बनास नदी पर बीसलपुर व ईसरदा 2 बृहद सिंचाई परियोजना बनी हुई है। नंबर 4 जल ग्रहण व अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बनास है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। बनास नदी का उद्गम क्षेत्र खमनौर की पहाड़ियों से है। यह राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 880 किलोमीटर है। इस नदी पर टोंक जिले में बीसलपुर व ईसरदा बृहद सिंचाई परियोजना बनी हुई है। ईसरदा बृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में चंबल बनास और चीप नदी का है त्रिवेणी संगम। भीलवाड़ा में बनास बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम है। और राजमहल टोंक में बनास खारी और डाई का संगम है। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर होगा जिप्सी पैरस बीकानेर में है। जिप्सी पैरस बीकानेर में मिलती है। ग्रैंड ब्राउन जलोढ़ मिट्टी यह जालौर में मिलती है। नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी यह जयपुर में मिलती है। टैबिरिना यह श्री गंगानगर में मिलती है। मिट्टी के प्रकार हैं यह। जिप्सी पैरस बीकानेर में है, मिलती है। ग्रैंड ब्राउन जलोढ़ मिट्टी यह जालौर में मिलती है। नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी यह जयपुर में मिलती है। रेबिना श्री गंगानगर। राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा का वर्गीकरण देखते हैं। मिट्टी का नाम है, फिर क्षेत्र एवं जिले जिस जिले में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है। जिप्सी पैरस बीकानेर में मिलती है। ग्रैंड ब्राउन जलोढ़ मिट्टी यह नागौर, जालौर, पाली और सरोई अजमेर 5 जिलों में मिलती है। नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी यह जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, नागौर, अजमेर में मिलती है। रेबिना यह श्री गंगानगर में मिलती है। साई रोजेक्स मिट्टी श्री गंगानगर में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्री गंगानगर में मिलती है। नवीन जलोढ़ मृदा जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर में मिलती है। पीली भूरी मृदा भीलवाड़ा, उदयपुर में मिलती है। एंड चित्तौड़गढ़ टोंक जयपुर में भी मिलती है। ये भूरी जलोढ़ मृदा। नवीन भूरी मृदा कहाँ मिलती है? अजमेर एवं भीलवाड़ा में मिलती है।
पर्वतीय मृदा कोटा एवं उदयपुर में मिलती है। लाल लोम मृदा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में मिलती है। काली गहरी मध्यम मृदा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी में मिलती है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर व बीकानेर में मिलती है। मरुस्थल एवं बालुका स्तूप बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें विचार करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, तो ये सही है। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में है, ये भी सही है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र अजमेर में है, यह गलत है। राज्य में कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर 2 नंबर का हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। राज्य में कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है। घोड़े की मारवाड़ी नस्ल का प्रजनन केंद्र कैरू जोधपुर में स्थित है, जबकि मारवाड़ी नस्ल के घोड़े का प्रजनन केंद्र डूंडलोड झुंझुनू में है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अभिकानगर टोंक में स्थित है। बेस अनुसंधान केंद्र बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अभिकानगर टोंक में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अभिकानगर टोंक में स्थित है। निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन कौन सा है इसमें? बॉलस्टोनाइट खनिज उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। बॉलस्टोनाइट खनिज उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, केवल यही सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान संपन्न राज्य है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 30वां स्थान है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1979 में की गई। संगमरमर एक अधात्विक खनिज है। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है। राजस्थान का एमराल्ड, गार्नेट, जय इस्पात और बॉलस्टोनाइट में एकाधिकार है। राजस्थान का एमराल्ड, गार्नेट, जय इस्पात और बॉलस्टोनाइट में एकाधिकार है। अरावली का क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा उत्पादन खनिजों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो इसमें राइट आंसर 3 हो जाएगा। राज्य में महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। बाकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों
की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक समूह से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। नंबर बी, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये दोनों ही गलत हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल अपने स्वयं विवेक शक्तियों के अलावा सभी कृतियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना अनिवार्य है। परामर्श को एक बार भी पुनः विचार हेतु नहीं भेजा जा सकता। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल सी नंबर सही है। सी नंबर सही है, बाकी सभी गलत हैं। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 निर्धारित की गई है। विधान परिषद की तुलना में विधानसभा की अधिकतम शक्तियाँ प्राप्त हैं, अतः विधानसभा विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अनुच्छेद 172(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होगी, अर्थात एक स्थायी सदन है, किंतु इसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद से निवृत्त हो जाएंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। अब असत्य कथन पहचानना है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उन उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते हैं जहां उन्हें न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है। ये तो सही है। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते। ये गलत है, लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 120 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उन न्यायाधीशों में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते हैं जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है। न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद भी नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद भी नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव लड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विजय बहुगुणा किसी भी राज्य के पहले एवं एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये नसीराबाद में की गई है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये नसीराबाद में की गई है। छावनी मंडल, इसकी स्थापना ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहां सेना निवास करती है। सैनिक स्थलों के आसपास असैनिक नागरिक भी निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के लिए
छावनी मंडल की स्थापना की जाती है। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष उस छावनी का कमांडेंट ऑफिसर होता है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर क्षेत्र के निर्वाचित अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह केंद्र सरकार की रक्षा मंत्रालय के निर्णय में कार्य करता है। राजस्थान में केवल नसीराबाद अजमेर सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थापित है। वर्तमान में इसका प्रशासन छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत होता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 में। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 और कुल 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। राज्य सूची में 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर की गई है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया है कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, वहां 2 स्तर की पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, श्री एस कोठारी। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, श्री एस कोठारी। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश पर वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री I.D. दुआ को प्रथम लोकायुक्त व श्री K.P. U. मेनन को प्रथम उप लोकायुक्त बनाया गया। राजस्थान में न्यायमूर्ति श्री एस कोठारी प्रथम लोकायुक्त थे, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। 25/3/2013 से 7/3/2019 तक, लगभग 5 वर्ष 378 दिन तक। वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग राज्य की आय की गणना करता है, जिसमें शामिल है राज्य वित्त आयोग राज्य की आय की गणना करता है, जिसमें शामिल है, तो इसमें कौन कौन शामिल हैं। नंबर 1, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर शामिल हैं। राज्य के द्वारा निर्धारित ड्यूटी एवं टोल टैक्स ये भी शामिल हैं। नगरीय निकाय द्वारा आरोपित किए जाने वाले कर, ड्यूटी, टोल टैक्स ये सम्मिलित नहीं है, ये भी सम्मिलित हैं, तीनों सम्मिलित हैं इसमें। नगरीय निकाय द्वारा आरोपित किए जाने वाले कर, ड्यूटी, टोल टैक्स ये भी सम्मिलित हैं। राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में आय का निर्धारण करता है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर, राज्य के द्वारा निर्धारित ड्यूटी, टोल टैक्स, नगरीय निकाय द्वारा आरोपित किए जाने वाले कर, ड्यूटी, टोल टैक्स। गंगोद में कौन सी संधि है? गंगोदक में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? गौण संधि। गौण संधि किस टाइप से है वो देखते हैं। गंगा प्लस उदक, गंगोदक में गौण संधि है। गौण संधि यदि ए आ के बाद असमान स्वर ई आ जाए तो ए हो जाता है। यदि आ के बाद असमान स्वर ई आ जाए तो ए हो जाता है, और यही इसमें हुआ है।
इसलिए इसमें क्या है, गुण संधि है।